बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को तो तैयार हो जाओ आसमान को झुकाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आ रहा होगा। इस क्लास का अगला चैप्टर है विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा। चलिए हम लोग इस क्लास में मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनमें से तीन आक्रमणकारी को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला था हमारा मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है गजनवी और तीसरा मोहम्मद गोरी। एक एक करके हम लोग क्रम में पढ़ेंगे। पहला है मोहम्मद बिन कासिम। इसे मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम और पहला अरब आक्रमणकारी है। इसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस समय सिंध का राजा दाहिर था। कासिम ने दाहिर को मार करके सिंध एवं देवल बंदरगाह को लूटा। कासिम ने ही भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। जजिया कर एक वैसा कर है जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। और जब ये यहाँ से वापस जा रहा था तो जाते समय रास्ते में मुल्तान पर भी कब्जा किया, वहाँ भी लूटा और इसके बाद ये वापस चला गया। जब ये वापस गया तो इसकी मृत्यु 715 ईस्वी में अरब में हो चुका था। इसके आक्रमण की जानकारी जो है चचनामा नामक एक किताब में मिलता है। अरबों ने सबसे पहले भारत में खजूर की खेती, ऊंट का पालन करना शुरू किया। इन्होंने ही भारत में अरबी घोड़े भी लाए थे। ठीक है, मानसून शब्द अरबों की देन है। अरबों ने दुनिया के सबसे पहले एटलस मानचित्र वाली की खोजा था। तो ये था हमारा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट सा था, जो कि एग्जामिनेशन में आया था। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे कि इसे हम लोग मीर कासिम के नाम से भी जानते हैं। ये पहला मुस्लिम और पहला अरब आक्रमणकारी था जो भारत पर किया। इसने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर जो एक हिंदू शाही वंश था, ये उस पर आक्रमण किया था और इसने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। इसका मृत्यु जो है 715 ईस्वी में हुआ था अरब में। इसने भारत में जो है ऊंट की खेती, सॉरी खजूर की खेती एवं ऊंट का पालन करना शुरू किया था और अरबी घोड़ा भारत में लाए थे। दुनिया का जो सबसे पहला एटलस मानचित्रावली की इसने खोज की थी। इस प्रकार हम लोग अभी दूसरा जो था गजनवी, गजनवी को यह गजनी का शासक था। यह गजनवी जो है यामिनी वंश का शासक था। इसके बारे में गजनी वंश की स्थापना जो है अल्पतगिन ने किया था। अल्पतगिन का एक दास था, दास एवं सेनापति, और वो दामाद भी था सुबुक्तगिन। उसने अल्पतगिन के मृत्यु के उपरांत उसने वहाँ का राजा बना। सुबुक्तगिन ने भारत पर 987 ईस्वी में हमला किया था भारत पे। ये जो इसकी जो लड़ाई थी दोनों तरफ से बराबर ही रहा। ये जो जयपाल था उसी के शासनकाल में भारत में हमला हुआ था। सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे। पहला का नाम था इस्माइल और दूसरा का नाम था
गजनवी। सबुकतगिन मरते समय इस्माइल को अपने गजनी प्रांत का राजा बना करके मरा था, लेकिन वह जो था उस साम्राज्य को चलाने के योग्य नहीं था। तो वहाँ पे गजनवी ने अपना अधिकार कर लिया और उसका पुत्र का नाम था गजनवी। यह भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम एवं पहला तुर्क आक्रमणकारी था। गजनी भारत का पहला सुल्तान था जो खलीफा जो है इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं, संरक्षक होते हैं, उनको खलीफा कहते हैं। उनसे अनुमति लेकर के ये आया था। गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। गजनवी को कहीं से खबर मिला था कि भारत में राजाओं के पास मंदिरों में बहुत सारा धन एवं सोना है, जिसके कारण उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया और वो बार बार आक्रमण करके वहां से धन को लूट करके ले जाता था। भारत पर गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। इसका जानकारी सन हेनरी इलियट के अनुसार कहा जाता है। तो गजनवी ने भारत पे जो आक्रमण किए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहला आक्रमण जो है 1000 वर्ष में किया था मुल्तान पर, जो पंजाब में है। इसके बाद दूसरा आक्रमण जो था वो 1001 ईस्वी में किया, वो सिंध पर जब किया तो वहां का राजा था जयपाल। तो चूंकि ऐसा हुआ कि ये हमारा भारत था, आ नहीं रहा सही से, तो यहाँ पे जो हमारा भारत था यहाँ पे जयपाल शासन करता था। यहाँ पे आकर के गजनवी ने आक्रमण किया तो ये बेचारा जो था, पहले इसका जो पिता था सबुकतगिन ने इसी के साथ आक्रमण किया था, तो उस समय भी कमजोर हो गया था। अब दोबारा आक्रमण होने के बाद ये अपना साहस नहीं जुटा पाया और उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हिंदू शासक जो गजनवी का सामना किया, तो क्या होगा आंसर, जयपाल होगा। ठीक है, इसलिए ये दूसरा आक्रमण महत्वपूर्ण था। इसके बाद 14वां आक्रमण के बारे में देखेंगे। वर्ष 1019 ईस्वी में बुंदेलखंड पर हुआ। ये आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है कि विद्याधर एक ऐसा राजा था जिसको गजनवी ने पराजित नहीं कर पाया। इसलिए 14वां आक्रमण जो है 1019 ईस्वी में, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद 15वां आक्रमण है कि इस आक्रमण के समय गजनवी ने संस्कृत भाषा का सिक्का जो है दिहरम चलाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि दिहरम जो है सिक्का है, मतलब कि कब चलाया गया था, 1020 ईस्वी में वो 15वां आक्रमण के क्रम में चलाया था। 16वां आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में गुजरात पर हुआ। ये आक्रमण जो है गजनवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसने इस मंदिर को लूट करके बहुत सारे सोना लेकर के वापस गया था। तो इसमें क्या हुआ था, ये सोमनाथ मंदिर जो है गिर सोमनाथ जिला के बेरावल नामक स्थान पर एक शिव मंदिर का ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पे जब ये लूट करके बहुत सारा धन लेकर के वापस जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने इनका विरोध किया और बहुत सारा उसका जो सोना था उसको हड़प लिया था, चुरा लिया था। और इसका जो उल्लेख है हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इसमें जो सोमनाथ मंदिर है उस पर टोटल 7 बार आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर 7 बार आक्रमण। अभी इसको हम लोग आधुनिक में इसका नाम बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार जब वो
धन को लेकर के वापस पहुंचा अपने अरब प्रांत में, तो वहां पे जाकर के उन्होंने एक बनाया कि किस तरह से हम लोग जाटों को परास्त करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने अंतिम बार आक्रमण किया, 17वां आक्रमण, वो भी 1027 ईस्वी में सिंध पर किया। किस लिए किया था? जाट एवं खोखर जाति को हराने के लिए। तो इसने इसे अंतिम बार किया था। और जब ये आकर के जाटों को हरा दिया और इसके बाद फिर वापस चला गया। वापस जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि जितना यहाँ से धन संपदा को लूट करके ले गया था उसको निहारते रहा, देखते रहा। 3 साल तक देखते ही वो पागल हो गया और वो अंत में मर गया। जो यहाँ से जो भी धन संपदा को लूट करके ले गया उसका उपभोग नहीं कर सका। तो इस प्रकार गजनवी का मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में तुर्की में हो जाता है। गजनी के दरबार में कुछ निम्नलिखित लोग रहते थे। उनमें से एक था फारूकी, दूसरा था उत्वी। उत्वी जो है एक इतिहासकार था। और इसके बाद है अगला फिरदौसी। फिरदौसी तो जो था वो फारसी के जन्मदाता माना जाता है। फिरदौसी को हम लोग फारसी का जन्मदाता माना जाता है। और उसमें फारसी में ही उन्होंने शाहनामा की रचना किया था। फिरदौसी को हम लोग पूर्व का होमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला था अलबर्नी। 11वीं शताब्दी में यह भारत में गजनवी के साथ आया था। ये पुराण पढ़ने वालों दुनिया के सबसे पहला मुसलमान था। जो अलबर्नी था वो पुराण पढ़ने वाला दुनिया का सबसे पहला मुसलमान था। ये संस्कृत के ज्ञाता था। ये संस्कृत भी जानता था जो अलबर्नी था। इन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम है तहकीक ए हिंद। उसी किताब को हम लोग किताबुल हिंद या भारत की खोज के नाम से जानते थे। इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद किया सचाऊ। ठीक है। और हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत। तो ये था हमारा गजनवी से संबंधित जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। गजनवी का एक उद्देश्य था कि जो हम दूसरे देश से संपत्ति को लूट कर लाकर अपने देश का विकास करें, न कि भारत जैसे बड़े देशों में जाकर के वहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित करना। ऐसा कुछ नहीं था। वो वहाँ से केवल धन संपत्ति को लूट करके ला करके अपने देश में विस्तार करना उनका उद्देश्य था। इस प्रकार हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा। अब अगला है हमारा मोहम्मद गोरी। यह तीसरा यह भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम और दूसरा तुर्की आक्रमणकारी था। मोहम्मद गोरी जो है अफगानिस्तान के संस बनी वंश का शासन था। ये जो है संस बनी वंश का शासन था। इन्होंने जब कनौज पे अधिकार कर लिया था तो उसके बाद लक्ष्मी देवी के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इन्होंने कनौज पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद उसने क्या किया? लक्ष्मी के देवी वाले सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो इस दौरान गोरी ने भी भारत पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण किया था, जिसमें से हम लोग पहला आक्रमण पढ़ेंगे मुल्तान पर किया था 1175 ईस्वी में, और दूसरा आक्रमण किया गुजरात पर। तो यहाँ ऐसा था, ये हमारा भारत है। यहाँ पे 3 प्रांत थे। ये था हमारा कनौज,
और यहाँ पे शासन था पृथ्वीराज चौहान का, और यहाँ था हमारा ये गुजरात का। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने उसको यहाँ कनौज पर अधिकार करना था, तो उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और उसकी हार हुई। तो 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण गुजरात पे किया, वहां का राजा था भीम द्वितीय। ठीक है, युद्ध ये जो चला वह कहाँ चला था? माउंट आबू की पहाड़ी पर युद्ध चला था। इस लड़ाई में भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया। यह गौरी का भारत में पहला पराजय था। इस समय गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय था। इसके बाद जब यहाँ पे ये हार गया तो तीसरा बार आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में, और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोबारा गौरी पराजित हो गया। अतः यह भारत में गौरी का तीसरा पराजय था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी वापस जाता है और अपने जो सेना को है उसको संगठित करते हुए एक नए लड़ाई का तैयारी करता है, और उसमें अपने यहाँ से दो सेनापति को लेकर के आता है। पहला था क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा बख्तियार खिलजी को लेकर के साथ में आता है। तो उस समय जब भारत का जो राजा था ये पृथ्वीराज चौहान, इसने सोचा कि मैं तो ऑलरेडी मोहम्मद गौरी को परास्त कर चुका हूं, इसलिए उसने अपनी सेना को संगठित नहीं किया और उसने लापरवाही बरती। इस दौरान फिर जो लड़ाई था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है, पराजित कर दिया, और पराजित करके उसकी पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके अजमेर में कर दी। इस युद्ध में गौरी के एक शक्तिशाली सेनापति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हिस्सा लिया था। पृथ्वीराज चौहान की जो पुत्री थी उसका नाम संयुक्ता है। संयुक्ता से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम विवाह रचाया था, और यह जानकारी जो है चंद्र बरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में लिखा था। पृथ्वीराज चौहान का जो कब्र है वो अफगानिस्तान में है, और इनकी अस्थियों को एक पंकज सिंह अब्लिक शेर खान ने अफगानिस्तान से जाकर के लाया था और भारत में दफनाया था। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने दिल्ली वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब वो कनौज पर अधिकार करना था उसे। तो अंतिम युद्ध किया उसने चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में वह उत्तर प्रदेश में जो स्थान था यूपी में, वहां पे युद्ध किया, और गौरी और जयचंद के बीच हुआ। ये युद्ध में गौरी जीत गया और अपने कनौज पर अधिकार कर लिया। यहीं पे अधिकार करने के बाद उसने जो है कि नहीं लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के यहीं पे जारी किए थे। इस प्रकार लड़ाई के पश्चात जो मोहम्मद गौरी था वो अपने स्वदेश लौटना चाहा, और वह स्वदेश लौट रहा था। तो रास्ते में उसने जाते समय उसकी 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे उसकी मृत्यु हो गई, और जाने से पहले जो यहाँ का कार्यभार था कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की। ऐसा माना जाता है, मतलब कि जो मोहम्मद गौरी था मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी चला गया और
कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो गया और जो भारत में बख्तियार खिलजी था वो अपना निशाना बनाया बिहार और बंगाल को। तो 1203 ईस्वी में इसने बिहार पर आक्रमण किया और बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण भारत में हो गया। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो उम्मीद है कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। पिछले वीडियो भी दिखाई दे रहे होंगे, उसे निश्चित रूप से आप देख लें ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे श्रृंखला में बन सके। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिए हैं जहां से आसानी से आप पहुंच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टेनो हिंदी के साथ जुड़ने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। धन्यवाद।